हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है अप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब आपको इसका अप्लीकेशन वाला पार्ट देखना है। इसकी शुरुआत बहुत बोरिंग रहेंगी क्योंकि मेरे को आपको कुछ फॉर्मूले लिखा के देना है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक का नहीं है। पहले तो चीज़ जो आपको याद रखना है कि जब भी मैं लिखता हूँ डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, सपोज ये ऐसा दिया हुआ है डी वाई बाय डी एक्स की कोई तो भी फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू आ रही है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन। तो ये डी वाई बाय डी एक्स ये डिनोट करेगा मेरे लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व को। क्या डिनोट करता है डी वाई बाई डी एक्स? स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट करता है। याद रखेंगे पक्के में। तो ये होता है उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कि डी वाई बाई डी एक्स क्या देता है हमको एट अ पॉइंट एक्स कमा वाई, ये देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट देता है। इतना याद रखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स से हम क्या डिनोट करते हैं जनरली? स्लोप ऑफ लाइन करते, इतना याद रखेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले याद रखना है। जैसे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया या तो फिर डीके वाले क्वेश्चन हो गया, रेडियो एक्टिव डीके वाले, इनमें कोई फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। जो हमको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना पड़ता है या कुछ ऐसा प्रूव करना रहता है कर्व के इसमें, उसके लिए आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए, फॉर्मूले। तो चलिए पहले फॉर्मूले लिख लेते बिना टाइम वेस्ट करें। ये डायग्राम ड्रॉ करो और जल्दी से फॉर्मूले लिखो। अज्यूम करो ये है आपके लिए एक्स एक्सिस, ये है आपके लिए वाई एक्सिस। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए? ओरिजिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक कर्व, ये हमारा एक गिवन कर्व, इसको हमने डिनोट किया यू वी से दिया हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x कमा y। तो ये पॉइंट P से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? एक स्लोप ड्रॉ करूंगा, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो वो टेंजेंट को करेंगे ड्रॉ। टेंजेंट क्या करता है? आपके कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, टच करता है। तो कुछ इस तरीके से जाएंगे। तो ये क्या रहेगा हमारे लिए? टेंजेंट रहेगा। तो ये P से लेके T, ये क्या है मेरे लिए? इसका टेंजेंट है। याद रखेंगे पक्के में। टेंजेंट पे जब मैं एक 90 डिग्री पे लाइन को ड्रॉ करूंगा, ठीक है, टेंजेंट पे क्या करना है? 90 डिग्री पे लाइन को एक ड्रॉ करना है। टेंजेंट पे जो 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। याद है ना पक्के में? तो नॉर्मल अज्यूम करो पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पे पॉइंट एल पे इंटरसेक्ट करेगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ये पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर पॉइंट पी से ड्रॉ करेंगे। तो जो भी नॉर्मल के साइड वाला पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सब नॉर्मल, ठीक है। और जो भी टेंजेंट के पास वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सब टेंजेंट। तो ये परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड में टेंजेंट की ओर जो आ रहा है वो क्या है? सब टेंजेंट। नॉर्मल की ओर जो आ रहा है वो है सब नॉर्मल। और परपेंडिकुलर को नाम दे दो एन। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और इसको ओरिजिन के साथ भी कर दो कनेक्ट। चलिए तो डायग्राम बनाना है आपको। क्या करना है? सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को करना है ड्रॉ। फिर हम क्या करेंगे? एक कर्व लेंगे। कर्व पे ले लिया आपने एक पॉइंट एक्स कमा वाई ले लिया। वहां से आप एक क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
तो ये जो टेंजेंट जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ नाम दे दो, हमने टी दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए टेंजेंट। टेंजेंट पे जो भी लाइन आप 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल यहाँ पे भी कहीं पे आके इंटरसेक्ट होंगे, उसको हमने एल लिखा था और यहाँ पे लिखा था जी। तो ये पीजी क्या हो जाएगा हमारे लिए, नॉर्मल हो जाएगा। फिर पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस पे, हमारी एक्स एक्सिस पे करते हैं, उसको हम नाम देते हैं एन। तो नॉर्मल के साइड परपेंडिकुलर की ओर जो, उसको हम क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल। टेंजेंट के नीचे जो एक्स एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट बोलेंगे। और फिर इसको ओरिजिन को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, पी के साथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए, डायग्राम तो इजी था बनाना। अब टेंजेंट जो है कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा हमारा एक्स एक्सिस के साथ, इसको हमने डिनोट किया हुआ है फाई से। तो चलिए लिखिए अब, लेट, पहले तो ये कौन सा कर्व को हम कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, ये भी याद रखो, एक्स कमा वाई, है ना। ये कौन सा फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है। चलिए बताइए क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स कमा वाई बी एनी पॉइंट on the curve UPV whose equation is y equals to f of x. Let the tangent PT and normal PG at P meet the x-axis in T and G रिस्पेक्टिवली। ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है ना, इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या 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 है। लेट पी एन बी द, let Pn be the ordinate of P, let phi be the angle which the tangent makes with x-axis then from the figure angle G P N, ये भी फाई होगा और ये इक्वल होगा एंगल पी टी जी से। तो ये भी एंगल फाई हो गया और ये भी एंगल फाई हो गया। अब आपको जो फॉर्मूले याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट वाले, वो है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, डी वाई बाय डी एक्स, ये वैल्यू रहेंगी इक्वल टू tan फाई। कैसे इक्वल रहेंगी, tan फाई से। याद है ना, स्लोप कैसे इक्वल रहता है, tan थीटा से इक्वल रहता है, जहां पे थीटा क्या रहता है, एंगल रहता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये क्या रहेगा हमारे लिए, ग्रेडियंट या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पी, याद रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और चीज लिखा है, वो क्या है, सब नॉर्मल। तो हम लिखेंगे एन जी, जो है सब नॉर्मल। सब नॉर्मल की वैल्यू रहेंगी y इंटू
डी वाई बाय डी एक्स। याद रखना सब नॉर्मल की वैल्यू क्या रहेंगे, ये आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। सब नॉर्मल सब टेंजेंट ये तो पक्के में याद रहना ही चाहिए। सब नॉर्मल क्या रहेगा, वाई डी वाई बाय डी एक्स। उसके बाद है एन टी, जिसका नाम है सब टेंजेंट है, सब टेंजेंट एन टी। इसकी वैल्यू आती है y डी एक्स अपॉन डी वाई। क्या आती है सब टेंजेंट की वैल्यू, y डी एक्स अपॉन डी वाई। फिर उसके बाद पी जी, यह है द लेंथ ऑफ नॉर्मल एट x कमा वाई। इसकी वैल्यू रहेंगी y इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। एक टाइम था जब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट 2013 के बाद से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से इससे क्वेश्चंस आना बहुत ज़्यादा कम हो गए, ना के बराबर हो गए। इसमें मेन वो जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह वाले हैं, या तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है वही पूछते हैं। तो ये सब फॉर्मूले थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट वाले वो तो भी याद रख लोगे तो भी चल जाएगा, पूरे नहीं भी याद हुए तो। बट कोशिश करना कि पूरे याद कर लो। यहाँ पे आपको अगर यूपीएससी में काम नहीं भी आया तो आपकी इंजीनियरिंग के एग्जाम में तो काम आ ही जाएगा। पीटी ये रहेगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एक्स कमा वाई, जो इक्वल रहेगा वाई इंटू 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स कमा वाई इज, ये होता है y माइनस स्मॉल वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस स्मॉल एक्स। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स कमा वाई इज, ये होता है डी वाई बाय डी एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इंटरसेप्ट ओ टी ऑफ टेंजेंट एट एक्स कमा वाई, इसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट ओके ऑफ द टेंजेंट एट एक्स कमा वाई, इसकी वैल्यू होती है वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, है ना। बहुत थोड़े से फॉर्मूले। एक्स इंटरसेप्ट ओ जी ऑफ द नॉर्मल एट एक्स कमा वाई, इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी आप बोलोगे मास्टर ने इतने सारे फॉर्मूले लिखा है, पूरे तो यूज़ भी नहीं हुए, क्योंकि आपके यूपीएससी में ज़्यादा इसका काम नहीं है, इसका इंजीनियरिंग में ज़्यादा काम है। तो हम लोग सिर्फ जो यूपीएससी के लिए काम का सिर्फ उतना देखने वाले, बट फिर भी मैं आपको बार बार सजेस्ट करूँगा कि फॉर्मूले रट लो, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट ओ एल
ऑफ द नॉर्मल एट एक्स कमा वाई, इसकी वैल्यू आएंगी वाई प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। उसके बाद इफ एस denotes the length of arc of a curve from a fixed point on the curve, then ds अपॉन dx की वैल्यू रहेंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड ds अपॉन dy की वैल्यू रहेंगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। उसके बाद रो जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसके लिए? कार्टेशियन फॉर्म के लिए। इसमें याद है तो पक्के में याद रख लेना। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वैसे तो लगभग पूरे ही याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा पोलर फॉर्म के भी लिखा देता हूँ। अगर पोलर कर्व है जहाँ पे आर दिया हुआ है एक फंक्शन ऑफ थीटा, याद है ना उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? आर कमा थीटा करके। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, यू वी पी के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आर कमा थीटा। तो स्ट्रेट लाइन ये होगी टेंजेंट, ये होगी हमारी नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, उसे एक परपेंडिकुलर आया यहाँ पे एम, ये एंगल आपको दिया हुआ है फाई, सर ये जाय, ये दिया हुआ है फाई, ये दिया हुआ है थीटा, ये भी है फाई। चलिए तो लिखिए यहाँ पे पहला कि जो आपका जाय है इसकी वैल्यू रहती है थीटा प्लस फाई। दूसरा टेन पाई, ये रहता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। पोलर सब टेंजेंट ये रहता है ओ टी इक्वल टू आर टेन पाई, इसकी वैल्यू इक्वल रहती है आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर। पोलर सब नॉर्मल ये इक्वल होता है ओ जी से, जो रहेगा आर कॉट पाई डी आर अपॉन डी थीटा। लेंथ ऑफ
polar tangent, it is pt, इसकी वैल्यू रहेंगे r इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2 लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल, इसकी वैल्यू रहते पी जी आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2 if p is the perpendicular pm from the pole O on the tangent pt at the point p r कमा थीटा, देन ये स्मॉल p जो है इसकी वैल्यू रहेंगी r साइन फाई एंड 1/p स्क्वायर इक्वल रहेगा 1/r स्क्वायर प्लस 1/r का पावर 4 इंटू डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर. And if S denotes the length of arc of a curve from a fixed point, the curve then ds अपॉन डी आर ये इक्वल रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2 एंड डी एस अपॉन डी थीटा ये इक्वल रहेगा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर टू द पावर 1/2. और लास्ट, if Cartesian coordinates of P be x, y, then we have, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वल रहती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा इक्वल रहता वाई बाय एक्स से, एक्स की वैल्यू इक्वल रहती आर कॉस थीटा से एंड वाई इक्वल रहता आर साइन थीटा से. तो इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. अब जो प्रॉब्लम पॉपुलेशन ग्रोथ वाले प्रॉब्लम है वो तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन ही देखेंगे, और बाकी भी जो है इसका रेडियो एक्टिव डीके वगैरह भी जो पूछा हुआ है हमको इससे पहले पेपर में, उन सब के हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे डायरेक्ट. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. आज फॉर्मूले लिखने में ही काफी टाइम वेस्ट हो गया हमारा, तो बिना टाइम वेस्ट कर हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं. जैसा आपको दिया हुआ है, शो दैट द कर्व in which the slope of the tangent at any point equals to the ratio of the abscissa to the ordinate of the point is a rectangular
हाइपरबोला। चलिए, क्या कह रहा है आपको? आपको प्रूव करना है कि कोई भी कर्व है जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कोई भी पॉइंट में इक्वल होता है रेशियो ऑफ एप्सिका टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं कैसे डिनोट करता हूँ। अभी मैंने बताया था कैसे, dy बाय dx से। क्या याद रखना, हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे डिनोट करते हैं आप? dy बाय dx से। याद रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। तो चलिए, हमको क्या बोल रहा है? कोई भी पॉइंट पे, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा? x कमा y। तो अपन लिखेंगे लेट पॉइंट p x कमा y बी द पॉइंट ऑन गिवन कर। अब क्या बोल रहा है आपको? गिवन क्या है यहाँ पे? द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, दैट इज यहां पे हमने कौन सा लिया है? पॉइंट x कमा y इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एप्सिका टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब चलो, दैट इज क्या दिया हुआ हमको? द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको आप डिनोट करेंगे dy बाय dx से। इज इक्वल टू, तो आ गया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, मतलब दो चीजें डिवाइड होंगे, एप्सिका टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो एप्सिका क्या होगा? x अपॉन ऑर्डिनेट क्या होगा? y। तो याद रखना, जनरली हम लोग जब भी कार्टेशियन में दो पॉइंट लिखते हैं, तो जैसे मैंने लिखा हूं x कमा y, तो जो मैं पहला कोऑर्डिनेट लिखता हूं वो मेरे लिए जनरली क्या डिनोट करता है? एप्सिका। और दूसरा पॉइंट क्या डिनोट करता है? ऑर्डिनेट। याद रखेंगे। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं पे भी वर्ड दिखे एप्सिका, तो किसकी बात कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट की। और जब भी आपको वर्ड दिखे ऑर्डिनेट, तो किसकी बात कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट। याद रखेंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिखे एप्सिका, तो क्या लेना है? एक्स कोऑर्डिनेट। जब भी दिखे ऑर्डिनेट, तो क्या लेना है? वाई कोऑर्डिनेट। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? y डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे dx डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। आप क्या करेंगे? हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। तो क्या मिलेगा आपको? y इंटू डी वाई भी इंटीग्रेट हो गया, x इंटू डी एक्स भी इंटीग्रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक c, जहाँ पे c क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो और आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो चलिए बताइए, y का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर बाय टू। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी आएगा। टू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू सी। टू सी को ले लो यहाँ पे सी वन, जहाँ पे सी वन की वैल्यू क्या आएंगे? टू सी। और इस टाइप की इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप लेंगे विच रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप क्या लिखेंगे फाइनल आंसर? हैंस पूरा का पूरा क्वेश्चन छाप दो, आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्वेश्चन कैसे रहते इसके? इजी रहते, बस दिखने में हार्ड रहते। बाकी तो आपको बस क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन लगाना आना चाहिए। याद रखेंगे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सच में समझा? पक्के में समझा?
असल में इनकी इक्वेशन ना कुछ इस तरीके की दिखती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई कांस्टेंट का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई कांस्टेंट का स्क्वायर। तो अगर कभी भी अगर आपको ऐसा डाउट आ जाए ना, तो आप चाहो तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके भी ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, आपको अगर ऐसा आंसर नहीं लिखना है, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले ही फॉर्म लिखना है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इस साइड कांस्टेंट ऐड किया, आप इस साइड कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर ए स्क्वायर की वैल्यू रहेंगी माइनस C1 रहेगी। तो ये आपका फिर प्रॉपर फॉर्म बन जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है? तो चलिए, ये बन गया आपके लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है, तो उम्मीद है यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सबको समझा पक्के में। याद रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आप ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्म बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, या तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आप चाहते तो आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिख सकते थे, या तो आप यहीं पे C1 की जगह लिख सकते वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे C1 की वैल्यू इक्वल रहेंगी ए स्क्वायर से रहेगी। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है, शो दैट द पैराबोला is the only curve in which the subnormal is कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको क्या मालूम रहना चाहिए, सब नॉर्मल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सब नॉर्मल क्या था, y dy बाय dx, याद है ना? तो याद रखना, आपको क्या बोल रहा है, आपको पैराबोला की इक्वेशन मिलेंगी कब, जहां पे सब नॉर्मल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। तो चलिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, सब नॉर्मल, इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का आप किसी से भी डिनोट कर देते हैं, मैं k से कर देता हूं, जहां पे k क्या है, कांस्टेंट है। चलिए बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे y dy जैसा था वैसे, यहाँ पे dx डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा k टाइम्स dx। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद k इंटू डी एक्स प्लस सी, जहां पे c क्या है, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। चलिए y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के, डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो आपको यहाँ पे 2 डिवीजन में दिख रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, 2kx प्लस 2c। आप 2c को कोई और नया कांस्टेंट लिख दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2kx प्लस c1, जहाँ पे 2c वैल्यू होगी c1 की। और ये इक्वेशन काय की है, एक पैराबोला की है। हम लोगों ने पढ़ा था ना पैराबोला की इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, कब, जब वो ओरिजिन से उनका वर्टेक्स पास हो। अगर ये पास होते रहा x1 0 से, तो क्या इक्वेशन बनेंगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी आएगा एक, और एक कांस्टेंट वैल्यू भी आएंगी। तो देखो एक x कोऑर्डिनेट आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो रही है, y का स्क्वायर आना चाहिए, y का स्क्वायर आना चाहिए, तो विच इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आगे तो देखिए क्वेश्चन इजी है, बस आपको क्या मालूम रहना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। बाकी तो जो लेवल का इंटीग्रेशन अभी हम सॉल्व करके आए, जो लेवल की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चिल्लर है।
ये तो बहुत ही आसानी से आ रहा, बस आपको यहाँ पे सब नॉर्मल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन। पहले क्या था, प्रीलिम्स होता था ना ये, ऑप्शनल का भी, उसमें वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे। फाइंड द इक्वेशन टू द कर्व फॉर विच कार्टेशियन सब tangent is constant, what would be its equation if it passes through 0,1। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल जब बोले तो क्या याद रखना, y dy बाय dx, और जब सब टेंजेंट बोले तो बस dx को ऊपर कर देना, dy को नीचे कर देना, आएगा। तो आपको क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है आपको, सब टेंजेंट, जो क्या रहता हमारा y dx अपॉन dy, ये क्या दिया हुआ है हमको, कांस्टेंट, तो ले लो के, जो कैसा है एक कांस्टेंट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, फिर तो सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे dx जैसा था वैसा, इक्वल्स टू के, जहाँ पे वहीं पे dy, यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, y मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन पे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू के, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, dy बाय y, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय y मतलब 1/y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y आएगा, है ना। तो आंसर log में आ रहा है, तो हम कांस्टेंट भी क्या ले लेते हैं, log c ले लेते हैं, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझा ना ऐसा क्यों किया, पक्के में ऐसा नहीं करना रहा ना, लॉग में नहीं लेना, तो इस साइड सी ले लेना, फिर भी सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x के बाहर आ गया, 1/y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y प्लस log c। यहाँ पे कोई फॉर्म दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है, n log m क्या होता, log m टू द पावर n प्लस log c आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, log m प्लस log n क्या होता, log ऑफ m इंटू n आएगा। तो क्या है वैल्यू, x इक्वल्स टू लॉग ऑफ y टू द पावर k इंटू c। अब यहाँ पे y है, log है, log के नीचे कुछ भी नहीं, यानी क्या होगा, e होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, है ना। तो यहाँ पे बेस में e, इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल, तो y का पावर k c, इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, e टू द पावर x मिलेगी। अब बस आपको क्या दिया हुआ है, जो कंडीशन दी हुई है वो देखो, क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी इट्स इक्वेशन इफ इट पासेस थ्रू 0,1, यानी ये जो कर्व है वो 0,1 से पास होता है। अगर वो 0,1 से पास होता है तो उसकी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, 0,1 ने सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे सिंस दिस कर्व पासेस थ्रू पॉइंट, कौन सा, 0,1, therefore x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1 शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो बताओ क्या मिलेगा, y का पावर 1 यानी y की जगह 1, तो 1 का पावर k इंटू सी इक्वल्स टू e का पावर x, x की जगह रखना है 0, 1 का कोई भी पावर ले ले, आंसर क्या आता 1, तो 1 इंटू सी, सी e का पावर 0 कितना होता 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1
बिकम्स क्या मिलेगा, y का पावर के इंटू सी की वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, ये इक्वल हो जाएगा e के पावर x से, विच इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये रहेंगे आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व, याद रखेंगे पक्के में, विच इज द रिक्वायर्ड कर्व। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप देख रहे हैं, आप क्वेश्चन अगर थोड़ा सा शांत दिमाग रखे तो सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला IAS प्रीलिम्स में आया था, द नॉर्मल PG टू अ कर्व meets x axis in G if distance of G from the origin is twice the apsica of P, prove that curve is a rectangular curve is a rectangular hyperbola। अब ये जो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, PG ऐसे पूरे जो वर्डिंग यूज कर रहा है वो हमारे ये डायग्राम के यूज कर रहा है, जब हमने ये डायग्राम बनाया था ना इसके। क्या कह रहा है, द नॉर्मल PG, तो जो हमारा नॉर्मल है PG टू द कर्व मीट एक्स एक्सिस इन G, तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट G कर रहा है। इफ डिस्टेंस ऑफ G फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन O है, उससे G का डिस्टेंस OG, ये ट्वाइस है द एप्सिका ऑफ P। एप्सिका याद है ना, एप्सिका हम किसको ले रहे हैं, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, लेते। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, लेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ले लो x कमा y, ले लिया अपन ने, P क्या ले लिया, x कमा y ले लिया ना। आपको ये बोल रहा है द नॉर्मल PG टू अ कर्व मीट x एक्सिस इन G, तो हमने वो P के पॉइंट को क्या ले लिया, x कमा y, क्योंकि यहाँ पे P का कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ था। तो चलो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, आपको दिया हुआ है फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ G फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन O है, G यहाँ पे, तो OG, तो डिस्टेंस ऑफ G फ्रॉम ओरिजिन इज ट्वाइस, तो इज ट्वाइस द एप्सिका ऑफ P। याद है ये पॉइंट होता है एप्सिका, ये होता है ऑर्डिनेट, हमको एप्सिका बोल रहा था, 2 टाइम्स x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज देखो, मेरे को O से G तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले O से N तक जाऊंगा, फिर मैं N से G तक जाऊंगा, तो आएगा ON प्लस NG, इसकी वैल्यू आएंगी 2 टाइम्स x आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा ना, ONG सिंस ONG ये स्ट्रेट लाइन में, तो मेरे को O से G जाना, तो मैं पहले O से N जाऊंगा, फिर N से मैं G जाऊंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज बताओ, O से लेके N तक का डिस्टेंस कितना है, ये कौन से एक्सिस में कवर हो रहा है,
एक्स एक्सिस में। और देखो एन और पी परपेंडिकुलर है ना। तो ये जो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, ओ से लेके एन तक का एक्स होगा। तो मैं ओ एन की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एन जी इक्वल्स टू 2x। क्यों, सिंस ओ एन के वैल्यू होंगी इक्वल टू एक्स होगी। ये चीज मालूम है ना कैसे। अगर मैं कभी भी लिखता हूँ एक पॉइंट है x कमा वाई, ये है पॉइंट P, ये है x कमा वाई दूरी पे, किससे, x एक्सिस और y एक्सिस से। तो अगर आपने नाइन्थ पढ़ा होगा तो नाइन्थ में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट P से क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे रहता है, x यूनिट की दूरी पे रहता है। फिर हम क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं y एक्सिस पे, और ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे रहता है, y कोऑर्डिनेट की दूरी पे रहता है। हमने यहाँ पे पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था x एक्सिस पे, तो सीधी सी बात है ये जो पॉइंट N है कितनी दूरी पे रहेगा, x यूनिट की दूरी पे रहेगा रहेगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x आ जाएगी आएगी। तो यहाँ से क्या मिला आपको, एन जी की वैल्यू, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स, तो एन जी की वैल्यू आई एक्स। और बताओ एन जी क्या है यहाँ पे, सब नॉर्मल। क्या है एन जी यहाँ पे, सब नॉर्मल। तो इसको दो इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखो सिंस एन जी इज सब नॉर्मल, तो देयर फोर एन जी की वैल्यू क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ सब नॉर्मल y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो होगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम ही होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता, x इक्वल है y टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स से। अब क्या करेंगे, क्रॉस कर लो, x जैसा था वैसा, डी एक्स यहाँ पे डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, इक्वल टू y डी वाई आएगा। फिर क्या करते, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा किससे, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई प्लस सी से, जहां पे c क्या है, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आप उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, इधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। अब 2c को आपको लिख दो किसी का स्क्वायर, तो आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 का स्क्वायर, वेयर c1 का स्क्वायर इक्वल रहेगा 2 टाइम्स c से। और देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप लिखेंगे विच represents rectangular hyperbola। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यार क्वेश्चन हार्ड क्यों था, क्योंकि इस पे हमको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। तो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़े से कंसेप्ट आने चाहिए। इंटीग्रेशन लगाना तो अब आपको आ ही गया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आपको आ गया फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। एक और देख लो, फाइंड द कर्व फॉर विच द पोर्शन ऑफ y axis cut off between the origin and the tangent varies as the
क्यूब क्यूब ऑफ द एप्सिका ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, द कर्व फॉर विच द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये हो गया हमारी वाई एक्सिस, कट ऑफ बिटवीन द ओरिजिन एंड द टेंजेंट। हमारी टेंजेंट कौन सी है, हमारी टेंजेंट है ये पी टी, तो हमारी जो टेंजेंट है पी टी, और यहाँ पे जो हमारी ओरिजिन है इसके बीच में ये पॉइंट सपोज यहाँ पे के है, ये के पॉइंट पे कट कर रहा है हमारा पी टी, हमारा टेंजेंट वाई एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट के। तो आपको बोल रहा है फाइंड द कर्व फॉर विच द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कट ऑफ बिटवीन द ओरिजिन एंड टेंजेंट वेरीज एट क्यूब ऑफ द एप्सिका ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जो पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं वहां के क्यूब ऑफ एप्सिका, यानी एक्स के क्यूब के साथ वो क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है, यानी चेंज होते जा रहा है, यानी प्रपोर्शन है किससे, एक्स क्यूब के साथ है। तो आपको बोल रहा है कि आपको उसके क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, कर्व की इक्वेशन निकालना। तो आप एक चीज देखो, ये क्या है हमारा y इंटरसेप्ट है, किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट का y इंटरसेप्ट क्या रहा था फॉर्मूला, y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। क्या रहता है, ये क्या है हमारा आपका y इंटरसेप्ट, किसका, टेंजेंट का। क्या रहता है, y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। ये प्रोपोर्शनल है, किसके साथ, वेरी कर रहा है, क्यूब ऑफ एप्सिका के साथ कर रहा है। तो चलिए अब इसको बरोबर थ्योरी वाइज लिखते हैं। तो अपन लिखेंगे लेट ओके बी द पोर्शन ऑफ y axis cut off between the origin and the tangent। तो क्या बोला मैंने, ओके ये रीजन है मेरा जो किसके बीच में आ रहा है, टेंजेंट और ओरिजिन के बीच में आ रहा है y एक्सिस का। लिखा, चलो अब के कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो, एक्स का मा y ले लेता हूं कि यह इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट के को मैंने क्या लिया, एक्स का मा y ले लिया। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है मेरे को, कि आपका ये जो पोर्शन है जो y एक्सिस और ओरिजिन के बीच में आ रहा है ना, जो टेंजेंट है, टेंजेंट ने y एक्सिस को जहां पे कट किया और जो ओरिजिन है उसने y एक्सिस को जहां पे कट किया, तो ये जो रीजन है ये जो है ओके ये वेरी कर रहा है किससे, क्यूब ऑफ एप्सिका ऑफ द पॉइंट, यानी प्रोपोर्शनल है किसको, क्यूब ऑफ एप्सिका को, है ना, वेरी कर रहा है उसके हिसाब से, है ना, यानी कैसा उसके साथ प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं वहां पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो मैं ले लेता हूं ओ के की वैल्यू आ जाएंगी के टाइम्स एक्स क्यूब, जहां पे के क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझा, समझा पक्के में। आपको क्या बोल रहा है, जब भी आपको बोले ना कि एक वैल्यू वेरी कर रही है, जैसे मेरे को कितना टाइम लगेगा ये लेक्चर कवर करने में, ये डिपेंड करता है मेरे सिलेबस जो मेरे को उस पर पढ़ाना है, यानी टाइम टेकन विल बी प्रोपोर्शनल टू सिलेबस। तो टाइम वेरी करेगा सिलेबस के हिसाब से, यानी टाइम जो प्रोपोर्शनल है सिलेबस को। जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपको क्या डालना पड़ता है, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो आ जाएगा टाइम इक्वल्स टू के टाइम्स एस, जहां पे ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। याद रखेंगे पक्के में। तो कोई भी चीज अगर वेरी कर रही है दूसरे के हिसाब से, यानी वो क्या है, उसके साथ प्रोपोर्शनल है।
प्रोपोर्शनल का ऐसा सिंबल डाल देना, कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे सीधा वेरीज बोला यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आएगा। अब बताओ ओके ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट का है, किसका, टेंजेंट का, क्या रहती है इसकी वैल्यू, बट ओके इसकी वैल्यू क्या आएंगी, वाई इंटरसेप्ट है टेंजेंट का, तो क्या आएंगी वैल्यू, वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स आएगी। करके मैं बोल रहा हूँ आपको ये बेसिक वाले फॉर्मूले तो भी याद करना पड़ेगा। तो चलो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये इक्वल रहेगा किसके साथ, के एक्स क्यूब के साथ रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब ये बरोबर आपको वाले फॉर्म में दिख रहा है क्या, पी सॉरी डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। बस मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स के साथ माइनस एक्स नहीं चाहिए है ना, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय माइनस एक्स कर देता हूँ। तो डिवाइड बाय माइनस एक्स करूंगा तो आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे वाई डिवाइड हो जाएगा किससे, माइनस एक्स से, आएगा माइनस वाई बाय एक्स, यहाँ पे के अपॉन एक्स क्यूब भी डिवाइड हो जाएगा किससे, माइनस एक्स से होगा। यानी आपको क्या मिला, डी वाई बाय डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस के एक्स और एक एक्स कैंसल तो आएगा के एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। ये कौन से फॉर्म में, विच इज लीनियर, तो आप इसको करेंगे कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग, ये तो याद है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। वी गेट, बताओ पी की वैल्यू क्या रहेंगी जो y के साथ है, तो p की वैल्यू आएंगी माइनस वन अपॉन एक्स, एंड q की वैल्यू क्या आएंगी जो राइट हैंड साइड में जो है माइनस के एक्स स्क्वायर। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1 क्या रहता, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो e टू द पावर माइनस साइन कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, एन लॉग एम क्या होता, लॉग एम टू द पावर एन, ई लॉग कैंसिल आएंगे वैल्यू एक्स का पावर माइनस वन, एक्स का पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन एक्स, फिर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, क्या रहता फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, जहां पे c क्या है, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए बताइए क्या आएगा सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जिसकी वैल्यू है माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, एक्स और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला, y अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय प्लस सी आएगा ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए यहाँ पे x डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी, माइनस के एक्स क्यूब अपॉन टू प्लस सी एक्स विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे हार्ड चीज क्या है, फॉर्मूले याद रखना, बाकी इसमें कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं, सबसे हार्ड चीज सिर्फ और सिर्फ एक है, फॉर्मूले याद रखना। जिनको फॉर्मूले याद है उनको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होंगी, और जिनको फॉर्मूले याद नहीं है वो कितनी भी कोशिश कर ले याले क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे क्या, नहीं होंगे। तो आपका पहला काम क्या है, याले फॉर्मूले याद करना। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फाइंड
the family of curves find the family of curves whose tangent form an angle pi by 4 with the hyperbolas xy इक्वल्स टू सी। देखिए क्या बोल रहा है आपको, आपको निकालना है फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन जिसके टेंजेंट फॉर्म करते हैं एंगल पाई बाय 4 किसके साथ, हाइपरबोला के साथ। ठीक है, तो जब भी हम दो कर्व के बीच का एंगल निकालने जाते हैं हम क्या करते, दोनों को एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते और वो टेंजेंट के बीच का एंगल हम निकाल लेते हैं। हमको बोल रहे हैं यहाँ पे जो टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रही है, पाई बाय 4 बना रही है। तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट थीटा बी द एंगल फॉर्म बाय द tangent to the given family of curves with the hyperbolas xy equals to c। तो हमने बोला है दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, पाई बाय 4 मिल गई। और आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, वी नो दैट tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहता, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। याद है फॉर्मूला, ये शायद आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी यूज किया हुआ होगा 12th में, और इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे होंगे तो वहां पे तो आपका फॉर्मूला आ ही गया होगा, जहाँ पे m1 और m2 क्या होते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट होते हैं। तो एक जो टेंजेंट है वो किसकी होंगी, हमारे फैमिली ऑफ कर्व की, दूसरी किसकी होंगी, हाइपरबोला की, वेयर m1 की वैल्यू रहेंगी dy बाय dx यानी स्लोप ऑफ कर्व फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व, एंड m2 ये क्या रहेगा, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाय dx किसके लिए, फॉर हमारा जो गिवन हाइपरबोला xy इक्वल्स टू सी। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो हमको m1 के लिए तो इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम है क्या, नहीं मालूम, लेकिन हम m2 के लिए dy बाय dx की वैल्यू निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमको xy इक्वल्स टू सी ये इक्वेशन मालूम है। तो आप लिखेंगे सिंस xy ये इक्वल है c से, इसी का मतलब y की वैल्यू है c बाय x, मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, dy बाय dx की, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, c कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। और ये dy बाय dx जहाँ पे xy इक्वल्स टू c दिया हुआ है, ये काय की वैल्यू होती है, m2 की होती है। आप चाहो तो यहीं पे लिखो, या तो यहाँ पे ऐसा लिख दो, देयरफॉर m2 जो इक्वल था dy बाय dx, इसकी वैल्यू आएंगी माइनस c बाय एक्स स्क्वायर। याद रखना dy बाय dx की वैल्यू हर एक के लिए चेंज होती है, m2 के लिए dy बाय dx अलग होगा, m1 के लिए dy बाय dx की वैल्यू अलग होगी, क्यों, यहाँ पे कर्व अलग अलग है, तो जो इक्वेशन रहेंगे उसके हिसाब से आप dy बाय dx की वैल्यू निकालेंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता तो इस पर आप जब dy बाय dx लगाते हैं आपको मिलता है 2x प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू 0, फिर क्या मिलता है, dy बाय dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो देखो इसके लिए dy बाय dx की वैल्यू अलग आई, इसके लिए dy बाय dx की वैल्यू अलग आई, ये भी क्या रहेगा, स्लोप रहेगा, किसका, टेंजेंट का।
याद रखेंगे। तो जब भी आपको बोले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है यानी m की वैल्यू निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, dy बाय dx। तो चलो देयरफॉर ये आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या मिलेगा, tan थीटा। तो आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू क्या है, π/4 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है, dy बाय dx। लेकिन मैं वो निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे को कर्व की इक्वेशन मालूम नहीं है। फिर कौन सा साइन है, माइनस, तो आ गया माइनस। फिर है m2 मैंने अभी निकाला, ये dy बाय dx से क्या है, -c/x², तो आ गया -c/x²। अपॉन नीचे क्या आएंगी वैल्यू, 1 प्लस, तो 1 प्लस m1 यानी dy बाय dx इंटू m2 यानी -c/x² आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। tan की वैल्यू π/4 पे यानी tan 45 कितना होता, 1, तो आप लिखेंगे 1 इक्वल्स टू dy बाय dx, माइनस इंटू माइनस प्लस, c अपॉन x² था तो क्या करो, x² से कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा पूरे के डिवीजन में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और अगर ऐसा नहीं करना है तो मैं दूसरा भी मेथड बताता हूँ, अभी मत करो ऐसा, नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाय x², अभी ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, c x² इंटू dy बाय dx, वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएंगी तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस c/x² dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dx प्लस c/x²। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को x² से कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू x² माइनस x² कैंसिल, तो बचेगा c dy बाय dx इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा x² dy बाय dx प्लस यहाँ पे भी x² कैंसिल, तो बचेगा c। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy बाय dx वाली वैल्यू को एक साथ लेके आना पड़ेगा, तो x² जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस c इधर आएगा तो माइनस c इक्वल टू x² dy बाय dx जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस c इधर गया तो, सॉरी माइनस c इधर गया तो प्लस c dy बाय dx, तो क्या मिलेगा, x² माइनस c इक्वल टू, यहाँ पे भी dy बाय dx है, यहाँ पे भी dy बाय dx से निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा, x² प्लस c। ये पूरी के पूरे x के टर्म की इक्वेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। चलिए क्या मिलेगा, यहाँ पे x² माइनस सी जैसा था वैसा, यहाँ पे x² प्लस सी मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, यहाँ पे dx डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू dy। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, बड़े आराम से कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो x² है, यहाँ पे भी x² है, जब भी पावर सेम रहा क्या करना, पूरा डिनोमिनेटर ऊपर बनाने की कोशिश करना, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड सी एंड सब्ट्रैक्ट सी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है x² प्लस सी माइनस सी, और ये माइनस सी पहले से ही था वहां पे, x² प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। शुरू शुरू में किए थे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, है ना, याद आ रहा है, सेम डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करना। अब इसको सेपरेट कर दो तो x² प्लस सी कैंसिल, तो बचेगा 1, फिर माइनस सी कितना हो गया, -2c अपॉन x² प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2c अपॉन x² प्लस सी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई प्लस, अब देखो यहाँ पे c ऑलरेडी यूज हो गया है तो आप कुछ और यूज करो, तो c1 वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। चलिए बताइए 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x आएगा, -2c कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे c तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो मैं c को क्या लिख सकता हूँ, √c का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, वहां पे क्या वैल्यू थी, c थी, मैं c को क्या लिख सकता हूँ, √c का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला ये मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या रहता फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी होता है। तो चलिए क्या मिलेगा, 2 - 2c कॉन्स्टेंट था इंटीग्रेशन के बाहर, 1/a, ए की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे, रूट सी आएगा। tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए की जगह क्या वैल्यू है, रूट सी, इक्वल्स टू डी वाई का इंटीग्रेशन y प्लस सी वन आएगा। यहाँ पे देखो रूट सी है, रूट सी, और यहाँ पे सी में का एक सी कैंसिल तो हो जाएगा रूट सी, है ना। सी को मैं क्या लिख सकता, रूट सी इंटू रूट सी, तो एक रूट सी कैंसिल, तो क्या बचा, x -2 रूट सी tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट सी इक्वल्स टू y प्लस सी वन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। तो क्वेश्चन आसान है, बस आपको यहाँ पे एक तो बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो है tan थीटा का, है ना, स्लोप ऑफ लाइन, दो लाइन के बीच में जब एंगल बनता है तो वो कैसे निकालते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ पे m1 और m2 स्लोप ऑफ लाइन होता है। यहाँ पे हम लोग स्लोप ऑफ लाइन ले रहे क्या, नहीं, हम क्या ले रहे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहे। पहली टेंजेंट है हमारी फैमिली ऑफ कर्व को, दूसरी टेंजेंट है हमारी हाइपरबोला को। तो m1 ये dy बाई डी एक्स देगा किसके लिए, फैमिली ऑफ कर्व के लिए, और m2 ये dy बाई डी एक्स देगा किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। हाइपरबोला की इक्वेशन मालूम है, तो हाइपरबोला के लिए आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते, कैसे, हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल्स टू सी, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सी कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स कब मिला, जब आपने इसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। तो m2 की वैल्यू आपने निकाल लिया। आपको m1 की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, आप निकाल भी नहीं सकते क्योंकि आपको tan थीटा भी दिया हुआ है, तो हमको दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। थीटा क्या है, एंगल, किनके बीच में, ये दोनों टेंजेंट के बीच में कितना दिया हुआ है, π/4 यानी 45 डिग्री। tan की वैल्यू 45 पे मालूम है क्या, हाँ जी मालूम है, कितना होता 1, तो यहाँ पे आ गया 1, मैंने वैल्यूज को कर दिया सब्सटीट्यूट, फिर इसको किए सॉल्व, इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में तो सॉल्व करना आपको आ ही गया होगा अभी तक, तो इसमें चैंपियन हो गए होंगे। तो उम्मीद है आपको वाला टॉपिक समझ में आया होगा। क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूले याद रखना है। अभी ऐसा करते हैं, हम पॉपुलेशन वगैरह वाले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ वाले और ये सब तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसको लेके आप मजाक कर सकते क्या, नहीं। एक बार को इसमें थोड़ा सा मजाक चल जाएगा, बट इसमें भी जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ये बाकी क्वेश्चन भी थोड़े से पढ़ ही लो अच्छे से, क्या मालूम अगर किस्मत खराब हो फिर से पूछ ही ले तो क्या कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।